हेलो एवरीवन। तो आज हम 10 अप्रैल 2025 के जो करंट अफेयर्स है उसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं, खासतौर पर जो एमसीक्यू हैं और जो मेंस के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं। और शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो बात कर रहा है कि हाथियों के संदर्भ में हमने देखा था आर्टिकल, जिसमें हमने देखा था कि हाथियों की सुरक्षा किस तरह से आवश्यक है, क्या क्या कैटेगरी है, कहाँ कहाँ हाथी रिजर्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। उस पर है, इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत में सभी 3 प्रजातियों को हाथी वन्य रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि अफ्रीकी वन हाथी अफ्रीकी सवाना हाथी से छोटा होता है। तीसरा स्टेटमेंट, भारतीय हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर सूची में सूचीबद्ध किया गया, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट गलत करते हैं, दूसरा और चौथा गलत हो जाता है, फिर पहला और दूसरा आता है। तो जो सभी हाथी हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते, यहाँ पे बेसिकली एशियन हाथी ही पाए जाते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। केवल जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की चीन के प्रति रणनीतिक चिंताओं को सही रूप से दर्शाते हैं। पहला, भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति, या हिंद महासागर जिसकी बात करें, हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति भारत के समुद्री प्रभुत्व को चुनौती देती है। ठीक है। दूसरा, चीन भारत की आर्थिक निर्भरता API में उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। भारत और चीन दोनों क्वाड और ब्रिक्स का हिस्सा, तो क्वाड में चाइना नहीं है, आपको पता है ना, कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US, ये 4 देश हैं। ब्रिक्स में तो है चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, लेकिन यहाँ पे क्वाड में नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो इस आंसर है पहला और दूसरा होगा केवल, है ना। जिबूती हिमबंटोटा जैसे चीन अड्डे भारत को चिंतित करते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा बात कर रहा है, भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ विवेकाधीन मानी जाती हैं। पहली है, विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु सुरक्षित रखना। दूसरी शक्ति है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तीसरी है, राज्य विधानसभाओं को मनमर्जी से भंग करना। तो देखिए, विवेकाधीन शक्तियों में मनमर्जी से शक्ति विवेकाधीन मानी जाती है। तो विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति संरक्षित करना, तो सही बात है, अनुच्छेद 200 में यह राइट दिया गया है। फिर त्रिशंकु अगर विधानसभा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये भी बात सही है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मनमर्जी से भंग करने का अधिकार नहीं है, संवैधानिक परंपराओं का पालन करना पड़ता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। चौथा प्रश्न है, अयोध्या पर्व 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नव उद्घाटित राम मंदिर में भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाता है। दूसरा है, इस पर्व में संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तीसरा है, यह सार्क देशों के प्रदर्शन को क्षेत्रीय सद्भावना हेतु शामिल करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है। पांचवा और लास्ट प्रश्न है जो आपके प्रीलिम्स का, वो बात करता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान संघीय ढांचे को कमजोर करता है। पहला, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, क्या ऐसा कमजोर करता है? गलत है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी नहीं करता क्योंकि वित्त का बंटवारा करता है। जल विवाद निवारण भी नहीं करता क्योंकि जल के प्रॉपर बंटवारे को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं जो राज्य की शक्तियाँ हैं कमजोर करता है और राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियों पर नियंत्रित करता है। तो इसलिए क्या है, ये जो बी ऑप्शन है ये इसका सही हो जाता है। फिर हम बात करेंगे मेंस के कुछ प्रश्न हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बेसिकली 2 प्रश्न हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न बात करें किस पे, लोक पदों पर निष्पक्षता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय और निष्पक्षता में कैसे योगदान देता है, इसकी विवेचना करना है। बात करते हैं तो लोक पदों में निष्पक्षता का तात्पर्य यह है कि सिविल सेवक और सार्वजनिक अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़ाव रखे बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ठीक है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति लोक पद में है तो जाहिर सी बात है कि उसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। जहाँ पर संवैधानिक मूल्यों को निष्पक्ष उसे महत्व देना चाहिए, वो समानता का मूल्य हो, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, निष्पक्ष शासन हो, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। न्याय सुनिश्चित करना, संविधान में निष्पक्षता बनाए रखना, संस्थाओं में जन विश्वास को बनाए रखना, यह उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आपने भूमिका इसके बारे में बताई। फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं, न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में निष्पक्षता की भूमिका बताइए, है ना। अब निष्पक्षता सुनिश्चित करने की भूमिका अगर आप देखें, नागरिकों के समान व्यवहार की गारंटी। देखिए, हर एक नागरिक भारत में समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जनजाति का हो, उसको समान अवसर देना, समान अधिकार देना, राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व वो समान सुनिश्चित करना और जो भेदभाव को कम करना। दूसरा, विधि के शासन को सुदृढ़ करना। आपको पता है अनुच्छेद 14 विधि के शासन सुनिश्चित करने की बात होती है। ठीक है। जहाँ पर अगर आप देखें, जो लॉ है उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं बड़ा होना चाहिए, कोई संस्था बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो लॉ सबसे बड़ा होना चाहिए, ये आवश्यक होता है। फिर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। अगर आप देखें, एक निष्पक्ष नौकरशाही राजनीतिक दुरुपयोग से बचाव करती है। ठीक है। जिसमें निष्पक्ष लेखा परीक्षा होनी चाहिए, जांच और शिकायत निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाएं UPSC, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी संस्थाएं भी निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, अगर आप देखें अनुच्छेद 25 से 28 जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है।
उनके संबंध में निष्पक्ष प्रशासन होना चाहिए, बहुमत के तानाशाही को रोकना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्यायपूर्ण न हो और धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखता है। जन विश्वास को सुदृढ़ करना, नागरिक निष्पक्ष संस्थाओं को अधिक वैध भरोसेमंद मानते हैं, तो शासन में भागीदारी सहयोग बढ़ता है। संस्थाओं में राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम करना, इससे संस्थाएं राजनीतिक विचारधाराओं की शाखा बनने से बच जाती हैं। IAS, IPS, न्यायपालिका जैसी सेवाओं को पेशेवर निष्पक्षता बनी रहती है। फिर निष्पक्षता समझ चुनौती हैं, जैसे नौकरशाह का राजनीतिकरण होना। अगर आप देखें बार बार तबादला होना है ना, तबादले में भी अलग अलग खर्चे आते हैं। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में बाधा है ना। CBI को कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियाँ हैं है ना, उनको कमज़ोर करना, ये चैलेंजेज हैं। निष्कर्ष अगर देखें तो लोकतांत्रिक शासन में निष्पक्षता एक मूल आधार है। संविधान में जो न्याय है, न्याय की जो भावना है, जो प्रस्तावना में जो न्याय को उल्लेख, उसको सुनिश्चित करना, निष्पक्षता को बनाए रखना, संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। ध्रुवीकरण कार्यपालिका की बढ़ती पकड़ की इस दौर में संस्था का स्वायत्ता को मजबूत करना एक आवश्यक कदम हो जाता है। अगला आर्टिकल बात करें, भारत में पर्यावरण देश की बढ़ती सामाजिक चेतना का प्रतिबिंब है। इस दृष्टिकोण का विश्लेषण करें और पर्यावरण आंदोलन का भारत के सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव का मूल्यांकन करें, तो आप पाएंगे कि भारत में जो पर्यावरण देश की सांस्कृतिक परंपराओं व पारिस्थितिक क्षरण को लेकर बढ़ती जागरूकता प्रतिबिंब है। स्थानीय समुदाय आधारित पहलों से लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक भारत के पर्यावरणीय आंदोलन न केवल परिस्थिति मुद्दों को उठाया है, बल्कि सामाजिक मूल्यों पर व्यापक परिवर्तन लाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सामाजिक चेतना के विकास में पर्यावरण का प्रतिबिंब क्या है? सांस्कृतिक जड़ और पारंपरिक अभ्यास। देखिए, प्राचीन भारतीय परंपराएं प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देती थी। जैसे वैदिक ग्रंथों में नदियां हैं, वृक्षों और पशुओं की स्तुति है। आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक संसाधनों का सतत उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरणवाद को दिखाता है और कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना के बारे में भी मूल्यों को बताता है। स्वतंत्रता के बाद जागरूकता, अगर आप देखें औद्योगिकरण से विस्थापन, पारिस्थितिकी की क्षति हुई, जिससे जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू हुए। ये आंदोलन विकास की एकांगी अवधारणाओं को चुनौती देते हैं। पर्यावरण न्याय, अधिकार चेतना, नर्मदा आंदोलन, इसके अलावा जैसे आंदोलन पर्यावरणीय क्षरण व मानवाधिकार उल्लंघनों के बीच संबंध को उजागर किया है। जनहित याचिकाओं ने पर्यावरण न्याय शास्त्र को मजबूत किया है। अब अगर आप बात करें, ये केस सुभाष कुमार और बनाम बिहार राज्य में ये निर्णय देखने को मिला था। शहरी पर्यावरणवाद, शहरी नागरिक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जलवायु कार्यक्रम पर केंद्रीय पहल का नेतृत्व किया जाना हो, जो मध्यम वर्ग की जागरूक व जीवन शैली से जुड़े पर्यावरणीय सरोकार को दर्शाते हैं। पर्यावरणीय आंदोलन पर सामाजिक मूल्यों का प्रभाव क्या है? सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अगर आप देखें, चिपको आंदोलन हुआ जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया और दिखाया कि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी क्या है, लोकतांत्रिक आंदोलन को भागीदारी की जा सकती है। विकास की पुनर्भाषा, सकल घरेलू उत्पाद में अगर आप देखेंगे, हरित उत्पाद जैसी विचारधाराओं को लेकर आना। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद आधारित विकास के संकीर्ण दृष्टि को चुनौती दी। टिकाऊ तथा समावेशी विकास पर बल दिया। संधारणीय विकास के जो 2030 लक्ष्य है इसका होना। वन अधिकार अधिनियम देखें, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के बारे में देखें। इन्वायरमेंट जो असेसमेंट एक्ट है EIA 2006, फिर उसके बाद उसकी गाइडलाइन अपडेट हुई, वो सारी बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता व हरित न्याय, सर्वोच्च न्यायालय ने तो अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार समाहित किया है। MC मेहता बनाम भारत संघ जैसे फैसलों ने प्रदूषण नियंत्रण, नदी संरक्षण को बल दिया है। शिक्षा और मूल्य परिवर्तन, पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना। फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया जैसे युवा आंदोलन उभरे। कॉर्पोरेट क्षेत्र में ESG पर्यावरण सामाजिक शासन मानकों को अपनाया जा रहा है। निष्कर्ष में देखें, भारत में पर्यावरणवाद केवल प्रकृति संरक्षण तक सीमित नहीं है, यह एक सामूहिक सामाजिक चेतना का प्रतीक बन गया है, जो पारिस्थितिकी संतुलन को सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता व भागीदारी के साथ जोड़ता है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट के बीच इन आंदोलन द्वारा पोषित दृष्टिकोण एक न्यायपूर्ण, लचीला और सतत सामाजिक केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो ये मेंस के 2 आंसर हमने देखे, कुछ MCQs देखे, ये हमने आज के न्यूज़ के बेसिस पर डिस्कस